तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या है, वो भी आप समझिए। तो किसानों की जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। किसान की सबसे बड़ी मांग ये है कि एमएसपी लागू की जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए सरकार की तरफ से, और किसानों के खिलाफ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। किसानों की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी मांग यह की जा रही है कि पिछले आंदोलन में जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन मुकदमों को सरकार वापस ले। और तीसरी सबसे बड़ी मांग जो किसानों की वो है लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों की सजा दी जाए, दोषियों को सजा दी जाए। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के भी अपनी मांग उठाई जा रही है और मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, सरकार की तरफ से यह मांग की जा रही है। और सरकार से एक और मांग की जा रही है किसानों की, सरकार किसानों का पूरा कर्जा माफ करे। हालांकि इस मामले पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती जरूर नजर आ रही है, लेकिन पूरी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उनके जो लोन है किसानों के कोऑपरेटिव बैंक से वो माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन अन्य बैंकों के जो लोन है किसानों के उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श का समय दिया जाए। और अगली जो मांग है किसानों की वो है किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए। पेंशन की मांग की जा रही किसानों की तरफ से। इसके साथ ही विद्युत संशोधन विधेयक 2020 भी रद्द किया जाए, ये किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है, किसान और सरकार के बीच बातें हो रही हैं, तो आखिर कहां पर अब पेंच फंसता नजर आ रहा है। तो आपको वो भी ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों की वो कौन सी मांगे हैं जिन मांगों पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। तो पहली जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी गारंटी कानून, यानी एमएसपी गारंटी कानून बनाने की जो मांग किसानों की तरफ से की जा रही है उस पर अभी फिलहाल पेंच फंसता नजर आ रहा है, सरकार समय मांग रही है। दूसरी जो मांग है किसानों की कर्जमाफी, कर्जमाफी को लेकर के भी सरकार कह रही है कि थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए, उस पर विचार विमर्श करने दीजिए और उसके बाद कोई कदम उठाया जा सकता है किसानों के कर्जमाफी को लेकर के। खेत के किराए को लेकर के भी किसानों की तरफ से मांग की जा रही है और ऐसे में सरकार फिर वही बात कहती नजर आ रही है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन किसान कह रहे हैं इतना समय बीतने के बाद आखिर और कितना समय चाहिए। अब किसान आंदोलन को लेकर के कौन सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं वो सवाल आपको बता दें और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि तीसरे दौर की बात में क्या समाधान निकलेगा। आज तीसरे दौर की बैठक होगी, समाधान निकलेगा क्या? किसानों की 3 मांगों को क्या सरकार मानेगी? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसानों की 3 मांगों को मानेगी क्या? क्या आंदोलन का समय एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इस स्तर पर चुनाव है, यह भी बड़ी बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा यह भी कहा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो आंदोलन किया जा रहा है किसानों की तरफ से इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, मेहमानों का आपका तारुफ करा देते हैं और इन्हीं से हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आंदोलन के मायने क्या हैं और नतीजे क्या होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल एसके सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमल गुप्ता जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही माफ कीजिएगा मेहमानों की लिस्ट प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और विशाल कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे प्रदीप जी आपसे। कितना असर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है और क्या आज की जो बैठक है उस बैठक में सार्थक पहल निकल सकती है क्या? नमस्कार सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। तो सबसे पहले आपका सवाल है कि भाजपा को क्या फायदा है, नुकसान हो रहा है। एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मेरी पार्टी को फायदे नुकसान की तो बात ही नहीं है, देश के फायदे नुकसान की बात हम सोचते और कहते और करते हैं। उससे पहले मैं आगे आपको बोलूं तो मैं बताऊं कि हमारे देश में 98% से ज्यादा किसान 2 एकड़ की जोत के छोटे किसान हैं, जिनकी पूरी जोत, जिनकी पूरी हैसियत 2 एकड़ से कम की है।
और उसके बाद सरकार जितनी भी योजनाएं अब तक बीते कांग्रेस के 55 वर्षों में या हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बीते 9.5 वर्षों में, पौने 10 वर्षों में जो भी योजनाएं आती रही हैं उनको देख करके आती रही हैं, जो सब्सिडी उनको मिलती रही है, पीछे जो सब्सिडियां मिलती रही हैं उन्हीं को देख करके सरकार अपनी योजनाएं बनाती रही है। और बीते 55 वर्षों के कांग्रेस के भी शासन में जो भी विकास की बयार उन्होंने बहाई, चाहे तेज बहाई चाहे धीमी बधाई, वो इन्हीं 98% छोटे और मझोले और बहुत छोटे किसानों को ध्यान में रखकर बनाती थी। अब आते हैं, अभी वर्तमान जो परिदृश्य है उस पे आते हैं, तो उस पे देखेंगे तो पाएंगे कि आप जो किसान है वो बड़े काफी, मतलब किसान तो नहीं कहा जा सकता उनको, जिनके पास 4-4 करोड़ की गाड़ियां हैं उनको आप किसान माने, इस देश में ये बहुत बड़ा मजाक माना जाएगा। तो बहरहाल आप भी देख रहे हैं सड़कों से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, शायद हम लोग किन्हीं नियमों और कानूनों से बंधे हैं कि कुछ शब्दों और वाक्यों का लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जा रहा है कि अगर आप इनको किसान नहीं मानते हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, तो आप फिर वार्ता किससे करने जा रहे हैं? आपकी जो 2 राउंड की वार्ता हो गई वो आखिर वार्ता किससे हुई थी, अगर आप इन्हें किसान नहीं मानते जो आंदोलन कर रहे हैं तो? नहीं, मैं तो थोड़ी सी पांडे जी, मैं थोड़ा सा वो बैठाना चाहता था भूमिका, जो मैं बातें रखना चाहता हूं उसके लिए। तो अगर आपने ANI के उस पत्रकार की बात सुनी हो जिसका सर फोड़ दिया गया, जो कि कवर करने गया था, जिसको मार दिया गया, क्या आपको लगता है कि कोई किसान किसी पत्रकार का सर फोड़ेगा? मैंने तो किसानों को, बाहर से आने वाले व्यक्तियों को पानी पिलाते और खाना खिलाते और छां देते सुना था। जी, मैं पहली बार सुना। किसी ऐसे किसान का समर्थन नहीं करता हूं, और प्रत्येक जो आंदोलन होते हैं जाहिर तौर पर है, आंदोलन में कुछ ना कुछ अराजक तक तो शामिल हो जाते हैं, निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। आप केवल तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने अराजकता वहां पर फैलाई तो वो किसान ही हो। राजेश जी, आप तो कह रहे हैं कि आप समर्थन नहीं करते, मैं तो मान ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति किसान हो सकता है। किसान हमारे देश का है। योगेश पांडे हूं मैं। दूसरी बात ये कि ठीक है, हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप उनको किसान नहीं मानते तो फिर आप बैठक करने क्यों जा रहे हैं और किसके साथ बैठक करने जा रहे हैं? अरे सुनिए तो योगेश जी, थोड़ा तो सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति हमारे कैमरामैन को या हमारे किसी पत्रकार बंधु को मारे, मैं उसको किसान नहीं मानता। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। जो 2 दौर की बैठकें हुई हैं, जो किसान आए हैं, निकले हैं, खास करके पंजाब से जो निकले हैं, उनसे बात हो रही है। अब आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या होता था कि किसान बिजली का कनेक्शन लेता था, उसमें AC चलाता था, फ्रिज चलाता था, अपनी कार का रिचार्ज भी कर लेता था, सब कुछ कर लेता था। क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल सारे किसान ऐसे हैं जो कि अपने घर में उस बिजली, जो सरकारी सब्सिडाइज पे बिजली मिल रही है, उसकी बिजली पे फ्रिज चलाते हो, टीवी चलाते हो, AC चलाते हो? ऐसा तो नहीं है ना। केवल पंजाब या कुछ क्षेत्रों में होगा, सबके साथ ऐसा नहीं है। अगर मेरी बात अगर गलत हो तो आप उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो संशोधन हुए हैं उनकी बात को लेकर के उसको साइडलाइन नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो भी लोग आए हैं, जो किसान का रूप धर के आए हैं, सरकार वेलफेयर स्टेट होती है। आप इस एक कोई भी आए सरकार कह रहे हैं, लेकिन अगर MSP लागू की जाती है, MSP की गारंटी किसानों को दी जाती है, तो ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का फायदा नहीं होगा, देश भर के किसानों का फायदा होगा। सभी को मिलेगी। क्या आप किसानों के कंधे पर बंदूक रख के सियासी गोलियां दागी जा रही हैं? और खासतौर पर अब जिस तरीके से आपके नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आ रही है कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो MSP की गारंटी दी जाएगी किसानों की सभी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 2014 के पहले तक आपकी सरकार थी, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? चैनल के भाजपा के प्रवक्ता और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी धन्यवाद, स्वागत है। देखिए, आप पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब के साथ साथ भाजपा के मित्र का भी जवाब दूं। उन्होंने कहा कि अपनी बात के दौरान कि ये किसान है ही नहीं, जो महंगी गाड़ियां में घूमते उसको किसान मानते नहीं। देखिए, भाजपा की साफ माइंडेड है किसान गरीब होते हैं, भाजपा के साफ माइंडेड है किसान को छुआ नहीं जा सकता। ये इस मानसिकता के लोग, किसान आपको पेट भर रहे भाई साहब, कम से कम उनका इज्जत सम्मान किया कीजिए। रही बात, आपने कहा कि हमारी सरकार ने क्यों नहीं किया गया। देखिए, स्वामीनाथन जी कमेटी का रिपोर्ट, मेरा एक शो चल रहा है, मेरा एक शो चल 6 में आपने उसको, देखिए प्रदीप जी थोड़ा सा सुनने का प्रयास रखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है, आपने उस पर सवाल किया। देखिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में 201 प्रस्ताव रखे गए थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल, यूपीए के कार्यकाल में हमने 176 का 176 प्रस्तावों को लागू कर दिया था। उस चरण में MSP भी हमने लागू करने के दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई 2014 में। लेकिन प्रधानमंत्री जी 2014 में मंच से ऐलान किए थे कि कॉस्ट प्लस 50% MSP देने का वादा। तो जब 2014 में वादा किया गया था, 2024 आ गया, तो आज अब तक क्यों नहीं दिया गया? जब किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप एक तरफ सभा में कहते हो कि MSP देंगे, फिर सदन में जाके कहते हो कि MSP नहीं देंगे। ये तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी
जो विचारधारा वो बता रही है कि आप वोट के लिए एमएसपी की बात करते हो, सदन में जाकर उसमें कर जाते हो। इसलिए किसान नाखुश है और किसान के आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसान का जो निर्णय होगा, देखिए अगर बैठक का कुछ फैसला निकलता तो आपको बता दें पिछले 18 दौर की बैठक हुई है। अलग बात है कि इस आंदोलन में 3 दौर का बैठक हुआ, लेकिन पिछले 18 दौर का बैठक हो गया। इस 18 दौर में क्या क्या बातें निकली, क्या आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? नहीं, लेकिन विशाल जी, ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जो टाइमिंग को लेकर के ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये अब चुनाव के बिल्कुल सर पर है और उससे ठीक पहले ये आंदोलन, और इतने कम समय में इतनी बड़ी गारंटियां दे पाना, इतने बड़े निर्णय ले पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है ना सभी सरकारों के लिए, सरकार आपकी होती या अभी बीजेपी के किसी की भी सरकार हो। देखिए योगेश जी, टाइमिंग से तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। देखिए आंदोलन का एक स्वरूप होता है, पहले जिला कलेक्टर को लेटर लिखना, किसानों ने कहा कि मैं जिला कलेक्टर को लेटर लिखा, सिग्नेचर करवाई नहीं, फिर वहां के लोकल स्तर पे लेटर लिखना, वो सब नहीं किया गया। तब अंत में जाकर किसान ये निर्णय लिए कि हम दिल्ली की सरकार को दिल्ली जाकर बताएंगे। तो आप नहीं सुने तब ये निर्णय हुआ। और समय क्या होता है भाई साहब, जब जागो तब सवेरा, जब उनको मन करे तब आंदोलन करेंगे। आप वादा किए थे कि नहीं किए थे, ये मतलब ये मुद्दा होना चाहिए। 2014 में आपकी वादा हुई थी। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि नहीं किया था, और उस वादे पर कितना खरी उतरती नजर आ रही है। हमारे साथ किसान नेता सुमित तंवर जी भी जुड़ गए हैं। सुमित तंवर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि अरोड़ा जी, आपके पास हम आए उससे पहले सुमित तंवर जी का एक कमेंट ले लेते हैं। तंवर जी, अब लगातार जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से, इसमें भी कहीं ना कहीं किसानों को जो देखा जा रहा है वो दो धड़े बटे नजर आ रहे हैं। अब कई ऐसे किसान संगठन हैं जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो एकजुटता की जो बात किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है वो नजर आएगी क्या? और इसी के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं कि आज की जो बैठक होने जा रही है तीसरे राउंड की सरकार और किसान नेताओं के बीच में, क्या आपको उम्मीद है कि आज सार्थक हल निकल आएगा? देखो भाई, किसान तो उम्मीद से जिंदा है और उम्मीद से ही किसान वापसी गए थे। जब काले कानून वापसी हो गए उसके बाद में एमएसपी गारंटी। सुमित तंवर जी, शायद आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए अपने मोबाइल से अपने आप को। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है जी? अब आ रही, बोलिए। आ रही आवाज सर? जी सुमित जी बोलिए। अब सुन पा रहे हैं सर? जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ, तो मैं कह रहा था सर, जो वादे सरकार ने अधूरे रह गए थे, जो उस समय पूरे नहीं किए सरकार ने, उन्हीं को लेकर कुछ और मांगे किसान की बढ़ रही है, उसी को लेकर आई सरकार। और सरकार जब वादे पे वादे करती रहेगी, वार्ता पहले भी 13 महीने में जाकर वार्ताओं के बाद में जब कृषि कानून वापसी हो गए, हम तो चाहते हैं सरकार वार्ता सही तरीके से करे। हमने सुना सुबह राजनाथ सिंह जी हमारे माननीय राष्ट्र मंत्री जा रहे थे वहां, जो है रक्षा मंत्री जी, उनका मीटिंग में फिर हटा दिया गया उनको, वहां से मीटिंग में शायद वो नहीं जा रहे हैं किसानों के साथ वार्ता करने। सरकार सच्चाई मन से, सूझे मन से किसान से बात करे। किसान जो देश में जो किसान का अधिकार है, सरकार से मांगने का अधिकार किसान का है। जो हम जायज मांग रहे हैं, हम कोई सरकार से नाजायज नहीं मांग रहे। जो किसान को हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हम किसान वो मांग रहे हैं। अब बताइए कौन सा तरीका है सरकार का? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ से गोलियां चलाई जा रही है किसानों पे, पहले ही रोका जा रहा है। 2 महीने पहले किसानों ने बता दिया कि हमारी ये मांग रह रही 2 साल से, आप इन्हें पूरा करें। जो भी कमी बैठ कर बात करो। सुमित जी, 2 साल के इंतजार में पहले सवाल यहाँ पर ठीक है, ये आंदोलन आप और पहले शुरू कर सकते थे, अपनी मांगों को लेकर के आप और पहले भी मैदान पर आ सकते थे। अब महज 30 दिन का समय बचा हुआ है और इस 30 दिन में इतना बड़ा निर्णय ले पाना, आप कह रहे हैं कि किसानों का जो सारा कर्ज है वो माफ कर दिया जाए। सरकार कह रही है कि कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े जो भी मामले हैं उस पर हमारी पूरी तरीके से सहमति, लेकिन जो प्राइवेट जो या अन्य बैंक से जुड़े मामले हैं उन पर थोड़ा सा विचार विमर्श करने का समय दीजिए, उस पर भी हम एक सार्थक हल निकालेंगे। आप कह रहे हैं एमएसपी गारंटी बनाई जाए। एमएसपी गारंटी को लेकर के सरकार कह रही है कि ठीक है हम बातचीत कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा समय दीजिए। आप जो मांग रहे हैं कि पेंशन दी जाए किसानों को, उसको लेकर के भी बातचीत करने का समय और समझने का मौका चाह रही है, क्योंकि जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसको कैसे से सॉल्व किया जाए, सरकार को थोड़ा सा समय तो चाहिए ना। योगेश भाई, सरकार के पास सारा समय है। 2 साल का समय सरकार में लंबित रहा और ये मांगे हमारी आज की नहीं है। जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी, ये जब से मांगे चली आ रही है। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आज कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं करी, इसीलिए वो सत्ता से चले गए। बीजेपी को इसलिए सत्ता में ले गए। बीजेपी प्रधानमंत्री ने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों से लागू करेंगे।
अभी मुझे पता लगा, मैं चैनल में देख रहा था एबीपी न्यूज पर, जो मंत्रालय है उसमें से वो रिपोर्ट ही गायब है स्वामीनाथन की। अभी एबीपी न्यूज में दिखा रहे थे, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो मंत्रालय के वेबसाइट से गायब है। बताओ ये सरकार की मंशा कैसी है, ये सरकार कैसे काम करेगी। अभी मान लें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार एक कानून और लेकर 2018 में, जो बड़े उद्योगपति है, पूंजीपति है, उनका ब्यौरा नहीं दिया जाएगा, जो भी पार्टी चंदा देगा। ये सरकार की कौन सी मंशा है भाई? राइट टू इन्फॉर्मेशन हर ठीक है, सरकार की मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं। सरकार आप लंबे समय से कह रहे हैं मांग की जा रही है। रवि अरोड़ा जी, अब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आ रहे हैं सुमित जी आएंगे, सेकंड राउंड में आ रहे हैं आपके पास। रवि जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है सर पर, क्योंकि चुनाव है। तो ये जो किसानों की तरफ से झंडा बुलंद किया जा रहा है, ये सही दिशा में किया जा रहा है या वास्तव में कोई सियासी हथकंडा है जिसे अपनाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसान देश का अन्नदाता है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। पर जहां किसान और जवान का नाम आ जाता है, मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए कर्ज माफी की बात हो रही है और कर्ज माफी करने वाले लग्जरी गाड़ियों में आ रहे हैं, ये बात समझने वाली है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बता दूं मैं आपको कि स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई थी, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, लेकिन वो भी लागू नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए सुनिए, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होती है, अगर पूरा कर्जा माफ कर दिया जाता है, और आपको पता हो ये वो सेंसिटिव मैटर है, और एमएसपी गारंटी कानून की अगर हम बात करते हैं तो प्रस्ताव था उसमें से कुछ मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। विशाल जी सुन लीजिए, रवि जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। यह किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, यह किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, समझने की बजाय किसान, आखिर सरकार किन किसान नेताओं से बात करे, क्योंकि बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। ऐसे में आप देखिए, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता है, उनका एक विवादित बयान आया है। उनका बयान ये आया है कि राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और उस ग्राफ को नीचे गिराने की जरूरत है और हमारे पास समय बहुत कम है। ये उनका विवादित बयान आया है, जबकि वो बहुत बड़े नेता हैं किसान यूनियन के। तो मैं समझता हूं ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हमें एमएसपी नहीं चाहिए क्या? हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए? हम मेहनत करते रहे, फटे कपड़ों में सुमित जी रोकेंगे आपको, सुमित जी रोकेंगे आपको, रवि जी आपको भी रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, सुमित जी और रवि जी आप दोनों लोगों को रोकेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को फिर आगे बढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधा रवि जी आपका ही रोक करेंगे। आप जो बात कह रहे थे कि किसान नेताओं की तरफ से बात जो कही जा रही है, और खास तौर पर इतने बड़े नेता की तरफ से जो इस तरीके के आंदोलन को लेकर के लीड कर रहे हों और समर्थन कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हों, तो क्या ये मानी जाए सवाल, क्योंकि यही था मेरा पहले भी आपसे, कि क्या चुनावी सरगर्मी जो बढ़ती नजर आ रही है उसको भांपते हुए ये सारा कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए योगेश जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसान यूनियन जितनी भी हैं, कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी लेके काम करती हैं और किसी ना किसी पार्टी का समर्थन, बेशक से बार बार कहा जाता है कि गैर राजनीतिक है, यह बात होती भी सही है कि गैर राजनीतिक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी जो होती है किसी न किसी पार्टी की होती है। और खासकर मैं बता दूं, पिछले जब जो आंदोलन हुआ था किसानों का, उसके में से भी कुछ ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने बाद में इलेक्शन लड़े थे और आज फिर वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तय है कि आप अगर टाइम की बात नहीं करेंगे, आप बात करते हैं, अगर केजरीवाल जी के यहाँ पे सीबीआई और ईडी जाती है तो कहते हैं जी टाइमिंग को लेकर बात उठाई जाती है, जी टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत है। तो अब ऐसे समय पे अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं तो टाइमिंग पर तो सवाल हमेशा उठेगा ही उठेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार के पास बहुत कम टाइम बचा है, ऐसे में क्या वो इतने बड़े डिसीजन ले सकती है? ये अगर आप खड़े पांव सर के ऊपर तलवार के कहेंगे जी आप ये डिसीजन लो, तो ऐसा संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई थी और आज 2024 चल रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक महीने के अंदर अंदर आप चाहें कि आप जो है किसी भी समय पे चुनाव आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में क्या सरकार के पास संभव है? एक छोटा सा कमेंट सुमित जी का, एक छोटा सा कमेंट सुमित जी के पास का, उसके बाद आते हैं प्रदीप जी के पास। आ रहे हैं विशाल जी आपके पास आ रहे हैं। सुमित जी,
योगेश भाई, जब सरकार कांग्रेस की थी, जब रिपोर्ट लागू नहीं हुई, जब मोदी सरकार ने वादे करे थे हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, पूरे देश के किसान ने इन पर विश्वास किया, इनको केंद्र में लेकर आए, और आज देश के किसान की हालत ये है। 13 महीने पहले वार्ता रही लगातार, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे रहे, हमारे 750 भाई किसान शहीद हुए, उसके बाद में वो कानून वापसी हुए। अब भी किसान वार्ता जो सरकार जो वार्ता के लिए कह रही है, अरे वार्ता करो पर समाधान तो करो हमारा, हमारी जो मांगे अब ये कहो भी हमारी मांग मान रहे पूरी वार्ता तो हो रही है। अगर किसानों का सारा कर्जा माफ कर अभी वार्ता से बात नहीं बनेगी, अभी जो बात बनेगी काम करने से बनेगी, और किसान का जो है किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, ये अराजनीतिक लोग हैं। हम जो सरकार सत्ता में रहेगी उसी से मांग करेंगे। जब कांग्रेस थी, जब कांग्रेस से मांग करी, आज बीजेपी है, आज बीजेपी से मांग करेंगे। मांग करने के पाकिस्तान चले जाए, हम अमेरिका चले जाए, जब देश में सरकार जिस देश में रहे उसी सरकार से मांग करेंगे ना। अब भारत सरकार जो है आज देश में उसी से मांग कर रहे हैं, अपनी दिल्ली आ रहे हैं। हमने 2 महीने पहले विज्ञापन दिया महोदय के माध्यम से कि हमारी मांगे लंबित है, पूरी करो। क्या जरूरत पड़ती है दिल्ली आने की? जब किसान ने विज्ञापन दिए 2 महीने पहले राष्ट्रपति जी को, जमीन बुला बात चले थे किसान से। 2 साल का इंतजार बहुत होता है किसानों के। वो 4 मांगे जो सरकार ने मांगी थी। चलिए ठीक है, प्रदीप जी से लेते हैं जवाब। ठीक है सुमित जी, ठहरिए सुमित जी, ठहरिए। आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, 2 साल का समय बहुत होता है, काफी होता है। सरकार को सोचने और समझने के लिए इतना समय दिया गया किसानों की तरफ से, लेकिन फिलहाल सरकार क्या रही, चुपचाप बैठी रही क्या? प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, प्रदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। विशाल जी, देखिए योगेश जी, अभी एक राजनीतिक विशेषज्ञ सरकार का पहरेदार बने हुए थे। पहरेदार बनने के लिए प्रदीप जी यहाँ बैठे हुए, आप पहरेदार नहीं बनी। देखिए अभी इन्होंने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, उम्र में बड़े हैं हमसे, थोड़ा सुनने का क्षमता रखिए। चर्चा किया, आप आधा अधूरा बात बताए, उसको आपको बता देता हूँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट में 201 प्रस्ताव थे, जिसको कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में 176 प्रस्ताव को लागू कर दिया था। और आपने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने पर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। भाई साहब, यूपीए सरकार में 72,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफ किया। देखिए, ये कह रहे स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया। आज की रिपोर्ट है, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, प्रतिष्ठित चैनल है, अमित शाह को दिखाई दिए। जिसको आपने भारत रत्न दिया, उसी की रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय से गायब कर दिया गया। तो सरकार बताए कि आप किसानों के साथ खड़े हैं कि किसके साथ खड़े, कि अंबानी अंडानी के साथ खड़े, कहाँ खड़े? ये कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत है। अरे भाई साहब, किस टाइमिंग में आंदोलन होगा, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, सरकार लिखित दे दे कि आप इस टाइम में आंदोलन कीजिए, आपके सरकार आपको मान लेंगे। अगर आपको गलत लग रहा है तो आज इनके प्रस्ताव को मान लीजिए, कल से आंदोलन बंद हो जाएगा। अगर प्रस्ताव मानने के बाद भी आंदोलन होता है तो हम कहेंगे हाँ किसान यहाँ गलत, लेकिन नहीं, किसान गलत नहीं कि जो अपने कर्म के लिए आंदोलन करे, वो अपने नाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं। विशाल जी, इसी टाइमिंग को लेकर के रवि जी ने एक उदाहरण दिया कि जब ईडी और सीबीआई की जो जांच होती है, जब उनके छापे पड़ते हैं तो आप कहते हैं कि टाइमिंग है, साफ चुनाव है, इस वजह से अब छापे पड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक सरकार समय निर्धारित कर दे कि किस टाइमिंग पर उन्हें आंदोलन करना है, या किसानों को करना है, या किसी और को आंदोलन करना है। तो यही बात तो आप पर भी लागू होती है फिर, कि आप टाइमिंग निर्धारित कर दीजिए कि इन एजेंसियों को इस दरमियान जो है जांच करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब मात्र 15 सेकंड होगी जी, मात्र 15 सेकंड। देखिए हम लोग बोलिए कभी हमारे फसल का दाम दे, हमारी फसल होती है टमाटर की रुपए 1 रुपए, लहसुन 5 रुपए किलो, अदरक वही चला चला जाता है 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारी फसल का पूरा दाम चाहिए। सुन लीजिए, 55 घंटे राहुल जी से पूछताछ हुआ, आपके छापा एजेंसियों ने छापा मारा, क्या निर्णय निकला ये बताइए? केवल चरित्र को बदनाम करने के लिए सड़कों पर कार्यकर्ता उतर रहे थे। खैर उस पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा डिरेल हो जाएगी। सड़कों पर उतर आए, ईडी के दफ्तरों को घेर लिया गया कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमने देखा नहीं क्या? आप कह रहे हैं क्या हुआ, हमने देखा नहीं क्या? और आप लगातार सवाल उठा रहे थे कि साहब ये जांच की जा रही है, ये फंसाने की साजिश की जा रही है सरकार की तरफ। खैर वहां पर नहीं जाएंगे, विशाल जी रोकेंगे, चर्चा को डिवेल नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे। प्रदीप जी ठीक है, विशाल जी आप थमिए, अब रुकिए, प्रदीप जी से ले लेते हैं सवाल। प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? भाजपा सरकार ने किसको फायदा है? भाजपा को फायदा है, इसलिए तो चर्चा होनी चाहिए।
ठीक है विशाल जी, देखिए किसको फायदा है वो आने वाला वक्त भी बता देगा। ये जनता के हाथों, जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। विशाल जी, बार बार मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप चर्चाओं पर बैठ करके ये तय मत किया करिए। मैं किसी भी राजनीतिक दल, केवल आपके लिए नहीं सभी के लिए बोलता हूं कि चर्चाओं में बैठ करके खुद ये तय मत करें कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। ये फायदा और नुकसान का जो समीकरण है और इसको जनता के हाथ में छोड़ दीजिए, वो भली बात समझती है और वही तय करने दीजिए, तभी मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहतर होगा। प्रदीप जी, 2 साल का समय दिया गया किसान नेताओं की तरफ से, लगातार ये कहा गया कि सरकार उस पर मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है और जो वायदे किए गए किसानों से, लेकिन क्या 2 साल में किसानों के मुद्दों को भूल करके अन्य कामों पर बिजी रही सरकार या बैठी रही सरकार? किसानों को नजरअंदाज क्यों किया गया? इस तरह का व्यवहार सरकार कभी सुनिए, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ भाई। सुमित जी सुनिए, अरे सुमित जी सवाल आपका है, जवाब प्रदीप जी दे रहे हैं, सुन लीजिए प्रदीप जी, बोलिए प्रदीप जी। धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद। इनको वॉल्यूम नीचे कराइए क्योंकि फिर ना हम समझ पाएंगे सवाल को, ना ही सही उत्तर दे पाएंगे। आप बोलिए, सभी लोग शांत हैं, आप बोलिए। मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो किसानों को सर्वोपरि रख के कार्य करती है। लेकिन अभी जो मॉडस ऑपरेंडाई है, क्या किसान किसी राजनीतिक दल में है? नहीं। क्या किसान का कोई एक नेता है? नहीं। आप एक बुलाइए 1000 ले आएंगे। अब कौन उसमें किसान है और कौन गैर किसान है, कौन अपनी आप ही के चैनल पे मैंने उसको सुबह देखा था, वो जो किसानों के बड़े नेता हैं उनका राम मंदिर से क्या लेना देना? वो किसान तो अपनी मांगों के लिए आ रहा है, वो राजनीतिक बातें, विपक्ष की तरफ से बातें क्यों उठा रहा है? तो निश्चित तौर पर देश की जनता ये भी समझती है, ये भी जानती है। मैंने कहा 98% किसान 2 एकड़ से कम जोती वाले हैं। अब चलिए उनको साइड कर दीजिए, लेकिन आप तब से प्रश्न कह रहे थे टाइमिंग को लेकर के किसी के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं है। किसानों की जो मांगे हैं, क्या सरकार जो है, जो वेलफेयर स्टेट वाली सरकार है, कभी ऐसा हो सकता है किसानों को अवॉइड करके अगली बार आने की सोचे? कदापि नहीं और कभी नहीं। तो जो ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अभी आए हैं, सरकार क्या कोई भी व्यक्ति उनको ध्यान नहीं देगा? जो जेन्युइन किसान है, जिनकी आवश्यकता है, निश्चित तौर पर, नहीं तो सरकार के 3 मंत्री आकर के बात नहीं कर रहे होते। एक बताइए, किसान पूजनीय है, उसके लिए अगर नहीं सम्मान मिलेगा, उसको अगर नहीं अवसर मिलेगा तो किसको मिलेगा? लेकिन क्या उसको अवसर मिलेगा जो कि पत्रकारों को झापड़ मार रहा है, पुलिस को जो मार रहा है, क्या उसको अवसर दिया जाना चाहिए? मेरी जगह कोई होता है, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति होगा तो यही कहेगा। राजनीतिक दलों में देखिए, एक उदाहरण मत दीजिए। मैंने फिर बोला, मैंने पहले भी कहा कि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं और ऐसे लोगों को मैं आंदोलन में जो सहभागी हैं, ऐसे लोगों को मैं किसान भी नहीं मानूंगा या कोई भी आंदोलन हो उसको नहीं। विशाल जी एक सेकंड रुकिए, विशाल जी आ रहे हैं आपके पास। सुमित जी, मैं कह रहा हूँ किसान जब साथ पूर्ण तरीके से आ रहे हैं तो दिल्ली आने में क्या दिक्कत है? जब किसान के खेत का गेहूं चावल फसल दिल्ली आ सकती है तो किसान को दिल्ली आने में क्या परेशानी है? सरकार ने पहले ही दिल्ली के चारों दिल्ली जाइए सुमित जी, दिल्ली जाइए, लेकिन दिल्ली जाने के दौरान जो पत्रकार कवरेज करने जा रहे हैं, रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, उन पर कम से कम हमला तो मत करिए, तोड़ अराजकता तो मत फैलाइए। 2 बार हो चुका, तीसरी वार्ता है। मतलब इस तरह का माहौल बना दिया किसानों को, देश की जनता के सामने ऐसा पेश करना चाह रहे हैं। पता नहीं ये देश का किसान पता नहीं क्या है, इस तरह का एक इमेज बनाना चाह रहे हैं किसान के देश में आप लोग, सरकार वाले। यह देश जानता है 80% आबादी किसानों गांव में बसती है और खेत, जो देश का विकास का जो रास्ता निकलता है वो किसान के खेत खलिहान से निकलता है। जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं रहेगा, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, कांग्रेस भी थी वो भी चलेगी, ये भी है, ये भी चली जाएगी, पर जो सरकार सराहनीय काम करेगी, किसान के काम करेगी, किसान हमेशा याद रखेगा उसको। आप भारत में देते हो स्वामीनाथन जी को, अच्छी बात तो देना भी चाहिए, पर उनके बनाए हुए जो रिपोर्ट थी स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसे लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग? एमएसपी तो मांग रहा है किसान, क्या मांग रहा है? अपनी फसल का दाम तो मांग रहा है किसान, उससे बढ़िया और क्या चाहिए? अपना मेहनत करके खाएगा। अर्थव्यवस्था उदाहरण दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी और एक बड़ा आर्थिक बोझ भी भारत सरकार पर पड़ेगा। कई तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं और इन्हीं तर्क के सुझाव के लिए हम कहें या इन्हीं तर्क के जवाबों के लिए हम कहें, सरकार कह रही है कि थोड़ा सा समय दीजिए और उसका हमें कोई रास्ता निकालते हैं। 2 साल का समय दे दिया योगेश जी, 2 साल बहुत होते हैं। 750 भाई किसान शहीद हुए हमारे, सरकार ने कभी बात करी? इनके बच्चे कैसे पलेंगे? एक घटना बताता हूँ मैं आपको। एक किसान भाई हमारा यहाँ शहीद हो गया, उसका बेटा बॉर्डर पर शहीद हुआ उसी दिन, बाप बेटे। मतलब एक किसान अपनी फसल का दाम लेने के लिए आंदोलन में शहीद हो गया, उसका बेटा देश की रक्षा के लिए, उसी रक्षा के लिए बॉर्डर पर शहीद हो गया। बताओ इससे बड़ी देशभक्ति किसान की क्या होगी?
किसान अपना अधिकार सरकार से मांगेगा, जाहिर तौर पर है किसानों की दुर्गति है प्रत्येक सरकारों में रही है, केवल वर्तमान की सरकार नहीं, हम कहें प्रत्येक सरकारों में किसानों की दुर्गति रही है। और हमने भी देखा, सबने देखा, दुनिया देश ने भी देखा है किसान आत्महत्या करने पर कितना मजबूर होते हैं और किस तरीके से किसानों के लिए जो सरकारें वायदा करती हैं, जो दावा करती हैं, उन पर कितना फेलियर भी साबित होती है। फिलहाल वर्तमान की सरकार का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारों का भी हम जिक्र कर रहे हैं। आ रहे हैं सुमित जी, आ रहे हैं आपके पास, सुमित जी आ रहे हैं आपके पास। सुमित जी एक सेकंड रुकिए। विशाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो विशाल जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो विशाल जी, आवाज आ रही है? हेलो चलिए, विशाल जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। रवि अरोड़ा जी, क्या लगता है आपको कि आज की बैठक में कोई सार्थक पहल निकल सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है क्या? क्योंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बैठक कर रहे थे, किसान नेता छोड़ करके चले गए। दूसरी तरफ ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है साहब बैठक का कोई नतीजा ही नहीं रहा है, केवल इधर उधर की बातें चल रही थी। 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ गए हैं और यह सरकार ने ही मीटिंग बुलाई है और खासकर सरकार चाहती है, क्योंकि पंजाब से ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है, तो पंजाब के मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है और 20 से ज्यादा किसान नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस में शामिल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रेल रोको अभियान शुरू कर दिया है और 5 बजे तक, करीब 4 बजे तक उन्होंने रोकने की आह्वान किया है, वो बढ़ा भी सकते हैं किसान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में है और सरकार चाहती है इस मामले को शांत कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है चुनावों को, लोकसभा चुनावों को लेकर, और कहीं ना कहीं सरकार इस समय पूरे दबाव में, ये बात सही है। लेकिन जो 3 मांगे हैं, इन 3 मांगों, खासकर जो एमएसपी गारंटी कानून है, या बात करें लोन माफ करने की, या बात करें जो है, मतलब कुल मिला के इन 3 मांगों को लेकर ये दबाव में सरकार नहीं फैसला ले पाएगी, अभी उसको टाइम चाहिए होगा। तो ऐसे में देखने की बात यह रहेगी जो किसान नेता हैं क्या वो टाइमिंग देते हैं या नहीं देते हैं। अब यह सारी इदारोों, बिल्कुल इसी पर ये पूरे बैठक का नतीजे टिके हुए हैं और किस समय कितना दिया जाता है, और समय अगर नहीं दिया जाता तो क्या दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। मोदी जी गारंटी लेते कि मोदी सरकार इतनी कमजोर है जो डिसीजन ले पाएगी? मोदी तो डिसीजन लेने ठीक है सुमित जी आ रहे हैं, सुमित जी आएंगे। गारंटी की आप बात कर रहे हैं, गारंटी की आप बात कर रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन विशाल जी, एक सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह को बुलाया गया इस बैठक में कि साहब आइए आप भी बैठक करिए, पंजाब का किसान जा रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं कि वो इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि उनसे भी सुझाव मांगा जा रहा था कि वो भी कोई रास्ता बताए कि पंजाब के किसानों के लिए क्या बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से क्या सहयोग उन्हें दिया जा सकता है, या केंद्र सरकार का क्या सहयोग किया जा सकता है। तो फिर क्या ये जो लोकसभा के चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, समीकरण यही बैठता है क्या कि 13 लोकसभा की सीटें पंजाब में, 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में और लगभग 27 लोकसभा की सीटें पश्चिम यूपी में, इनको साधने की कोशिश है क्या? देखिए, किसान आंदोलन से लोकसभा चुनाव का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। किसान अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको चुनाव थोड़ी करना है, उनको खेत की गिरफ्ती करना है। भाई साहब, आप अपना राजनीतिक स्टैंड मत बदलिए कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं। ये किसान है, आपके संसद पार्लियामेंट में बैठने वाले दलाल नहीं है, भाजपाई दलाल, ये किसान है। ये आप इनका फैसला, आप इनके प्रस्ताव को मान लीजिएगा, फिर से कल को खेती की योगेश जी जरा इनको शब्दों की मर्यादा पे ध्यान रखने को बोलिए, नहीं तो मेरे शब्द ज्यादा प्रभावी हैं। ये शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए कांग्रेसी भाई। कोई किसी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। विशाल जी, आपको भी मैं कह रहा हूँ, किसानों का अपमान कीजिएगा, चुप रहेंगे। किसान गाड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, आप उनको क्या समझ सकते हैं? नहीं, गाड़ी पर चढ़ के किसान हो गए, उसको जूते से मारेंगे, लेकिन ये कांग्रेस वाले हरकतें नहीं करेंगे। अरे पहले मान लीजिए कि किसान है कि नहीं, या तो मानने को तैयार नहीं है तो बात किससे करें ये भी पता नहीं चल रहा है। आप करें हम किसानों से वार्तालाप करें, अरे किससे बात की ये बता दीजिए। अभी तो आप बोले किसान है ही नहीं, बताइए किससे बात की आप? अरे ध्यान से सुना करिए, 98 अगर 98 व्यापारी और 2 किसान हो तो वो किसानों की रैली नहीं हो जाती है। नहीं तो फिर मना कर दीजिए, बात नहीं करेंगे तो फिर मना कर दीजिए, बात नहीं करेंगे। आपकी सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। नहीं, सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कार हो, वो क्या गरीब किसान कहा जाएगा? मतलब जो योगेश जी, ऐसा कोई व्यक्ति, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास चौपहिया कार हो, क्या वो गरीब किसान माना जाएगा इस देश में?
शहरी अभियान के पास कार्य नहीं होता है कि किसान अब चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रदीप जी एक सेकंड के, विशाल जी एक सेकंड के, चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आपके सवाल से ही आप पर मैं सवाल खड़ा करता हूँ। सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या जिसके पास 4 पहिया वाहन है वो किसान हो सकता है क्या, तो सवाल यहां पर दूसरी तरफ उठने ये लगेगा कि क्या ये जो मंत्री विधायक जो नेताओं को, या हम कहें कि जिनको पेंशन मिलती है, 2 बार विधायक हो गए, 3 बार सांसद हो गए, तो 2 पेंशन अलग, 3 पेंशन अलग, और उसके बाद वर्तमान में जो पदवी पर हासिल होंगे उनको अलग, ये भी बोझ कम करना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर आइए, क्या एक जो दलित नेता है, जो मंत्री रह चुका है 4 बार, जिसका आलीशान बंगला है, 10-10 गाड़ियां हैं, क्या उसको आरक्षण, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। इसलिए तो मुझे लगता है कि इस पर आपको भी नहीं अभी टिप्पणी करनी चाहिए कि जिसके पास कार हो तो वो किसान नहीं हो सकता, और जिस मंत्री के पास फार्म हाउस हो वो सदन के अंदर बोले कि मैं किसान का बेटा हूं, तो फिर ये दोहरा चरित्र नहीं देखना चाहिए। आपको भी मुझे लगता है कि अभी इन शब्दों से बचना चाहिए। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का यह आंदोलन जारी है, और आज तीसरी बैठक है किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर टिका हुआ है कि क्या यह बैठक सार्थक निकलेगी, और क्या इस बैठक के बाद कोई रास्ता निकलेगा, और अगर नहीं निकालता तो फिर सवाल आप पर मैं छोड़ के जा रहा हूं। आप इस सवाल के जवाब तलाशिए कि आखिर फिर किसानों का अगला कदम क्या होगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।